गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बायो में बायोलॉजी के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर आपका है वो है लाइफ प्रोसेस। वो कौन सा है? लाइफ प्रोसेस। तो जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं हमें उनके बारे में बात करनी है। सबसे पहले जो आपको ये समझना है कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, जब हम लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे होंगे तो आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये आप अपने डे टू डे लाइफ से बड़े आराम से कोरिलेट कर सकते हैं और ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है जो इजीली आप केवल ध्यान से सुनेंगे तो आपको ग्रैस्प हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। जब हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं ये समझिए। ऐसा कोई भी प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रहा हो और उसके बिना उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा? द प्रोसेस विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए लिविंग बीइंग, मतलब उस प्रोसेस के बिना यदि वो सर्वाइव नहीं कर पाता है तभी हम उस प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए रेस्पिरेशन है, आपके बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, और हर एक प्रोसेस जो आपके बॉडी के अंदर हो रहा है उसको होने के लिए ये जरूरी है कि एनर्जी हो, क्योंकि कोई भी वर्क उसी समय होगा जब एनर्जी होगा, क्योंकि आपको मालूम है बिना एनर्जी कोई वर्क होता ही नहीं है। तो वो एनर्जी जिस प्रोसेस से रिलीज आउट होता है वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जरूरी है, तो इसीलिए रेस्पिरेशन को हम लाइफ प्रोसेस कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अब यहाँ पे एक दूसरी प्रोसेस देखते हैं। मान लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, तो यदि किसी इंडिविजुअल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मान लीजिए काम नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो बड़े आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकता है, केवल वो अपने जनरेशन को आगे प्रोसीड नहीं ले करवा सकता है। तो इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन जो है दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए लिविंग बीइंग। तो ऐसा कोई प्रोसेस which is essential for the survival of a living being, किसी भी एक लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए जो प्रोसेस जरूरी होता है उसी प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर हमारे जैसे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन प्रोसेस है। अब जैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस में मान लीजिए हम जब तक कि कोई चीज नहीं लेंगे जिससे कि हमें एनर्जी मिले तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। यदि आपको कुछ खाने पीने के लिए ना दिया जाए तो आप ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, आप मर जाएंगे। तो इसका मतलब है न्यूट्रिशन इज ए एसेंशियल प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज ए प्रोसेस और नॉट। ऐसे ही रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं सो दे आर बेसिकली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए लिविंग बीइंग। तो इनके बारे में आपको स्टडी करना है। तो यहां पर हमें सबसे पहले जो हम लेंगे दैट इज अबाउट द न्यूट्रिशन। लेकिन उससे पहले दो तीन बातें आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा लिविंग बीइंग, तो जब हम लिविंग बीइंग कहते हैं तो लिविंग बीइंग के अंदर जितने भी
ऑर्गेनिज्म है उनको ब्रॉडली हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एनिमल एंड अनदर इज प्लांट। देखिए मैंने आपको कहा कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनको ब्रॉडली, प्रिसाइजली नहीं कह रहा हूं मैं, ब्रॉडली वी कैन डिवाइड देम इनटू टू ग्रुप। वन इज एनिमल ग्रुप एंड अनदर इज प्लांट ग्रुप। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप एनिमल किसे कहेंगे और प्लांट किसे कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें नहीं मालूम किसी चीज के बारे में, तो उसके बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कभी सीलिंग फैन नहीं देख रखा है, अब कोई बच्चा मुझे सीलिंग फैन के बारे में बताना चाहता है कि मैं कैसे उसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो वो क्या करेगा, वो मुझे उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। और जब वो कैरेक्टरिस्टिक मैं किसी चीज के अंदर ऑब्जर्व करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि वो सीलिंग फैन है। जैसे कि सीलिंग फैन में ब्लेड्स होते हैं, इट विल बी हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वो घूमना शुरू कर देता है। तो यदि ये चीजें मैं एक रूम में जाता हूं और किसी एक पर्टिकुलर चीज में देखता हूं ये कैरेक्टरिस्टिक है, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ ये सीलिंग फैन है। उसी प्रकार जब हम प्लांट और एनिमल की बात कर रहे हैं तो प्लांट किसे कहेंगे और एनिमल किसे कहेंगे ये हमें समझने की जरूरत है। देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक की पहले बात करते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं ये मूव नहीं करते हैं, डू नॉट मूव, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स में एक लिमिटेड ग्रोथ होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनकी हाइट वो गेन नहीं करता है, जबकि जो प्लांट होता है उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। इसके अंदर लिमिटेड ग्रोथ है, लिमिटेड ग्रोथ होता है, जबकि प्लांट के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। इसके अलावा जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बनाता है। दे हैव गॉट एन एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जबकि एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता है। प्लांट सिंथेसाइजेस देयर ओन फूड, जबकि जो एनिमल्स हैं दे डू नॉट synthesizes their own food, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये प्लांट है और ये एनिमल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लिविंग बीइंग्स जब कह रहे हैं तो ब्रॉडली प्लांट्स और एनिमल के बारे में कर रहे हैं, और किस तरीके से आप प्लांट को एनिमल से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता क्या है पहले हमें ये समझना है। एक बात तो क्लियर है कि ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जिससे हम क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग nutrients, the process of taking nutrients is called as nutrition। अब हमारे सामने एक बात और आ गई कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स किसे कहेंगे ये समझिए। सबसे पहले ऐसी कोई भी चीज जो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता हो या उसके ग्रोथ में मदद करता हो, तो ऐसे किसी भी चीज को हम न्यूट्रिएंट कहेंगे। मान लीजिए मुझे पत्थर, ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको,
यदि मैं पत्थर खाता हूं और पत्थर खाने से मुझे एनर्जी मिल रही है तो पत्थर मेरे लिए न्यूट्रिएंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लीजिए गेहूं है, चावल है, तो जब आप इन्हें खाते हो तो यह आपकी ग्रोथ में मदद करता है और साथ में आपको एनर्जी भी देता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको ग्रोथ में मदद कर रहा हो, आपकी ग्रोथ में मदद कर रहा हो या एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हो, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? न्यूट्रिएंट। तो हम न्यूट्रिएंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सब्सटेंस which provide energy or helping growth is called as what? Nutrient। तो अब आप चाहो तो इस प्रोसेस को इलैबोरेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, the process of taking substances which provide energy or help in growth is called as nutrition। ऐसी कोई भी चीज जो हमें एनर्जी दे रहा है या हमारे ग्रोथ में मदद कर रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट कहेंगे। और इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम इन सब्सटेंसेस को लेते हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहेंगे। अब यहाँ पर एक दो बातें और आपको समझ, अब देखिए इसमें एक दो एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आप डे टू डे लाइफ में भी इन सब चीजों को बात करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, विटामिन है, मिनरल्स है। तो हमें मालूम है कि ऐसी कोई भी चीज जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अमाउंट में होता है, यदि हम उसे लेते हैं तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ऐसी कोई भी चीज जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, तो प्रोटीन हमारे ग्रोथ में मदद करता है। तो इसलिए हम कहते हैं जैसे पल्स है, तो पल्सेस दाल जो होते हैं, तो पल्सेस जो होते हैं दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो नॉर्मली आप देखे होंगे, नाउ यू आर इन ए ग्रोइंग स्टेज, so your mom and dad must have told you to take pulses in large amount because you are in growing stage, and this time you need to form the cells, and for forming the cells protein is required. So unless until you will not take the protein from outside, how the new cells will be formed? So because of this, we should take protein in large amount at your stage. There is a lot of difference when we talk about the diet at different ages. जैसे आप ग्रोइंग स्टेज में हो तो आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए और फैट कंटेनिंग और कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कम लेना चाहिए। जबकि हम अपनी बात करें, ओल्ड स्टेज में आने के बाद क्या होता है, हमें प्रोटीन कंजम्पशन कम कर देना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा इंक्रीज कर देना चाहिए। तो इससे आपको मालूम चल रहा होगा कि डाइट भी वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड स्टेज से एज टू एज। तो न्यूट्रिशन क्या होता है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन के दो मोड हैं। ब्रॉडली जितने भी न्यूट्रिशन के मोड है, ठीक है, उनको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो दे आर ऑफ टू टाइप। वन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक एंड अनदर इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक। अब यहाँ पे समझिए, ऑटो वर्ड जहां पे भी होगा इसका मतलब होता है सेल, और ट्रॉपिक मीन्स मेकिंग फूड। So the mode of nutrition in which organism synthesizes their food by themselves, so that will be called as what? Autotrophic mode of nutrition. यानी क्या कहा? The mode of nutrition in which a organism synthesizes its food by themselves. जैसे प्लांट, अभी हमने क्या कहा था, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा?
एग्जांपल हो जाएगा प्लांट्स, ठीक है। जबकि हम जब हेटेरोट्रॉप्स की बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो हेटेरोट्रॉप्स जब कहेंगे, एस लगाएंगे तो वो ऑर्गेनिज्म है, इक लगाएंगे ट्रॉपिक, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं ये पहले समझिए। हेटेरो वर्ड कहीं पे भी होगा, इसका मतलब होता है अदर और डिफरेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, और खाना फूड जो है उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो क्या होगा, यदि उसके फूड उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है तो उसके लिए उसे फूड चाहिए, अब वो खुद नहीं बना सकता है, तो इट विल डिपेंड ऑन व्हाट? इट विल डिपेंड ऑन अदर्स। तो ऐसा कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग बीइंग पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड, सो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज व्हाट? हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। जैसे एनिमल्स हैं तो दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो दे विल बी पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ व्हाट? हेटेरोट्रॉपिक। तो ये इसके अंदर हम किन्हें रखेंगे? इसके अंदर हम एनिमल्स को रखेंगे, बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हमें इनके बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है आपको केवल कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और कैसे होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट द ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism synthesizes their own food, तो जो अपना खाना खुद, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर रहा होगा, सो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक। और ऐसे एनिमल्स जो होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। उन्हें क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। तो जो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, सो दे आर एनिमल्स, सो दोज एनिमल्स और those organisms which synthesizes their own food, so they will be called as autotrophs. And the mode of nutrition in which organisms synthesize their own food, so that mode of nutrition is called as autotrophic. तो ट्रॉप्स जब लगता है तो ऑर्गेनिज्म को, और इक लग गया तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वो रिप्रेजेंट करता है। अब एक बात बताओ, जो ये ऑटोट्रॉप्स हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ये जो सिंथेसाइजेस देयर ओन फूड, तो जब ये अपना खाना खुद बनाएंगे, जब ये खाना अपना खुद बनाएंगे तो कोई तो प्रोसेस होगा जिसके थ्रू ये अपना खाना बनाएंगे। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये खाना बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय ए प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये होता है कि ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। जैसा आपने अब तक पढ़ रखा है कि सिंपल लाइन में आप लिख देते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपने खाना खुद बनाता है, ठीक है।
इस यदि आप इसके वर्ड्स को देखिए तो फोटो वर्ड कहीं पे भी होगा, इसका मतलब होता है लाइट। इसका मतलब क्या होता है? लाइट कहिए या सनलाइट कहिए। और सिंथेसाइज का मतलब होता है मेकिंग फोकस। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें खाना लाइट की मदद से बनाया जाता होगा, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइजेस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। अब सवाल यहाँ पे ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए वो कौन-कौन से रॉ मटेरियल है जो यूज होता है, क्योंकि कोई चीज हो रहा होगा तो बिना रॉ मटेरियल के तो होगा नहीं। यदि कुछ चीज बनाया जा रहा है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल क्या क्या है? यहाँ पे 4 चीजें रॉ मटेरियल की तरह यूज होती हैं। वन इज वाटर, अनदर इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज लाइट एंड द फोर्थ इज क्लोरोफिल। ये 4 रॉ मटेरियल है जिनके कारण फोटोसिंथेसिस होता है। इनमें कोई एक भी चीज अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस को होने के लिए इन चारों चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, इन चारों चीजों का होना जरूरी है। इनमें कोई एक भी चीज नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब ये कैसे होता है इसको समझिए। मान लीजिए कि ये एक प्लांट है और मैं मान लो यहां पर ये लीफ है, ये लीफ है। अब होता क्या है, ये स्टेम है और ये सॉइल है। सॉइल के नीचे आपको मालूम है रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स। तो ये जो रूट्स होते हैं सॉइल के अंदर, किसके अंदर? सॉइल के अंदर। तो ये रूट सॉइल से वाटर एब्सॉर्ब करता है। क्या एब्सॉर्ब करता है? वाटर। तो प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो वाटर है वो कहां से आ रहा है? सॉइल से। तो ये जो वाटर है ये सॉइल से एब्सॉर्ब होता हुआ ये इस तरीके से लीफ के अंदर आया। ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर बाहर की सराउंडिंग है। तो बाहर के सराउंडिंग से CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एंटर करता है। तो यहां आपका H2O आ गया और ये आपका यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आ गई। इसके अलावा एटमॉस्फेयर से सनलाइट भी आ रही है और लाइट गई है, तो लाइट आ गई। तो ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब एक बात समझिए, जो ये वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है या जो ये सनलाइट है, तो सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सनलाइट को कैप्चर करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है क्लोरोफिल। वो है क्या? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अंदर ये CO2, H2O एंड सनलाइट, ये तीनों चीजें क्लोरोफिल के अंदर कंबाइन करता है। तो क्लोरोफिल का भी होना जरूरी है। यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा? और ये सारी चीजें कहां बनेगी? तो इन चीजों को मिक्स होने के लिए जिस प्लेस का होना जरूरी है वो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी जरूरी है, सनलाइट भी जरूरी हो गया, CO2 भी जरूरी है और H2O भी जरूरी है। तो इनके प्रेजेंस में फूड बनता है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये एटमॉस्फेयर में जाता है। तो जब सुबह में फोटोसिंथेसिस होता है तो आपको एक बात मालूम है कि जो प्लांट होती है, प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन और नॉट। तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाता है।
तो इस तरीके से कुछ होता है। जो ये फूड यहाँ बन रहा है, फूड जिस फॉर्म में बनता है वो फॉर्म है ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनने के बाद ये फिर आपके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भेज दिया जाता है, ताकि जहां पे भी फूड की जरूरत होगी वहां पर ये जो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में है वो वहां पहुंचकर एनर्जी रिलीज करेगा, ताकि प्लांट किसी प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। अब यहाँ पे देखिए, जो वाटर था वो सॉइल से आया, CO2 और सनलाइट एटमॉस्फेयर से आया, और क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीफ। सो दिस वे द फूड इज सिंथेसाइज्ड और नॉट। सो दिस इज हाउ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट। तो यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लीव्स ग्रीन। यदि क्लोरोफिल ना हो तो ग्रीन नहीं होगा लीव्स। यदि आप किसी लीफ से क्लोरोफिल हटा देते हैं तो उससे ग्रीन अपीयरेंस खत्म हो जाएगा। तो जो हम बार बार ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं और उसमें एग्जांपल जो हम प्लांट्स कर रहे हैं, तो प्लांट कहने का मतलब है ग्रीन प्लांट्स। प्लांट कहने का मतलब है क्या है? ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर autotrophic mode of nutrition, and these green plants are called as autotrophs। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अब कोई आपसे ये पूछे कि प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें वाटर कहां से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है, सनलाइट कहां से आता है, ये सब कहां पे मिलते हैं, तो अब आप बता सकते हैं उसको कि किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसमें जो फोटोसिंथेसिस है ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा डिटेल में आपको बता रहा हूं। तो जो ये फोटोसिंथेसिस होता है ये दो स्टेज में कंप्लीट होता है। ये दो स्टेज में कंप्लीट होता है, टू स्टेज में। वन स्टेज इज कॉल्ड एज लाइट reaction and another is called as dark reaction। dark reaction, तो ये जब दोनों ही रिएक्शन है, दोनों फेज, रिएक्शन कहिए या फेज कहिए, बात एक ही है। जब ये दोनों फेज कंप्लीट होगा तब जाकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। यदि इनमें से कोई एक फेज कंप्लीट नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब इसमें होता क्या है, जैसा इसका नाम ही है लाइट रिएक्शन, तो लाइट इज एसेंशियल, लाइट इज एसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस, फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए लाइट का होना जरूरी है। अब यहां पर डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि वह अंधेरे में होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, it is independent of light। अब आप बोलोगे इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट कहो या डार्क एब्सेंस ऑफ लाइट कहो, बात है कि नहीं। एब्सेंस ऑफ लाइट कहने का मतलब हो गया केवल जब लाइट न रहे। इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होने का मतलब हो गया लाइट रहे या न रहे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने के लिए इन दोनों रिएक्शन का होना जरूरी है। इस रिएक्शन में जो डार्क रिएक्शन है इसमें लाइट का होना ना होना कोई फर्क नहीं करता, लेकिन जो लाइट रिएक्शन है उसके लिए जरूरी है लाइट का होना। तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट रिएक्शन, लाइट का होना भी जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात, यदि आप इन दोनों रिएक्शन को देखें तो ये बेसिकली एक क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर होता है, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर होता है, और उसके अंदर ऐसे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दिस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ए सिंगल यूनिट की बात करें, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये जो सिंगल एक यूनिट की बात करें तो ये थैलेकॉइड से कहते हैं, और इस पूरे बंडल ऑफ थैलेकॉइड को हम ग्रेना कहते हैं। और जो ये खाली स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा और मैट्रिक्स।
ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है, आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, और क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ग्रेना है, और ग्रेना के अंदर ही, इसी के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है जो लाइट को ट्रैप करता है। तो ग्रेना, ये जो लाइट रिएक्शन है, तो लाइट को ट्रैप कौन करता है? लाइट को ट्रैप करता है आपका क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहाँ है? ग्रेना में। तो लाइट रिएक्शन जो होता है दैट अकर इन ग्रेना, और जो ये डार्क रिएक्शन है, ये जो खाली स्पेस है, इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस रिएक्शन को कंप्लीट करके फूड को सिंथेसाइज करते हैं। तो डार्क रिएक्शन जो होता है दैट अकर इन स्ट्रोमा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है, ये दो फेजेस हैं फोटोसिंथेसिस का, और इन दोनों का कंप्लीट होना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इन दोनों के बीच में भी यदि आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, समझ में आ गया। अब आपको पूरा का पूरा जो ऑटोट्रॉप्स है वो समझ में आ रहा होगा कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसा होता है और किस तरीके से ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इसके बाद हमें जो देखना है दैट इज हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। तो यहां पे ये आपको क्लियर होना चाहिए, दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें कोई डाउट हो तो एक बार देख लेना। दिस इज दिस मच एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो है कुछ भी नहीं और इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ध्यान से भी से एक बार सुन लिया होगा तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी कभी भी रटने की चीज नहीं होती है, आप केवल समझिए, छोटे मोटे टर्म्स होते हैं उनके मतलब समझिए एंड यू कैन डू वेरी इजीली, ठीक है। तो बायोलॉजी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बड़े आराम से आपका कंप्लीट हो सकता है और काफी स्कोर कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। थैंक यू। तो इतना आप ध्यान रखेंगे।